परियों की रानी रोज़लीना ने जैसे ही जुड़वा परियों को जन्म दिया, पूरे महल में खुशियों की बहार छा गई। परियां नाचने लगी। जादूगरनी रिहाना को इस बात की सूचना मिल गई। ये खुशियाँ तो चंद दिनों तक ही सीमित रहेगी। इसके बाद मैं रानी परी से गिन गिन के बदले लूंगी। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि परी लोग पे सिर्फ मेरा ही राज होगा। एक रात जादूगरनी रिहाना ने अपनी जादुई शक्ति से रानी परी की दोनों बच्चियों का अपहरण करने की योजना बनाई। वे उन्हें जादुई शक्ति से पालने के साथ उठाना चाहती थी। उसका जादू पालने तक पहुंचा, लेकिन बच्चियों पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ही बच्चों के चारों तरफ रानी परी द्वारा निर्मित एक जादुई सुरक्षा चक्र था, जिसे भेदना आसान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू सफल क्यों नहीं हो रहा है? रानी परी ज्यादा चालाक बन गई है। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं फिर जाऊंगी। रानी परी को जादूगरनी की इस चाल का पता लग गया था। उन्होंने दोनों बच्चियों की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। कई साल बीत गए। लिटिल रोज और सिल्क रोज जवान और बहुत ही खूबसूरत परी बन चुकी थी। उन्हें रानी परी बार बार समझाती थी। देखो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों कभी भी इस महल के परिसर से बाहर मत जाना। परिसर से बाहर तुम्हारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रानी माँ, हमसे भला दूसरों को क्या परेशानी हो सकती है? बच्चियों, परेशानी तुमसे नहीं मुझसे है। दुष्ट जादूगरनी रिहाना तुम दोनों का अपहरण कर सकती है। एक दिन लिटिल रोज ने सिल्क रोज से महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। सिल्क रोज, हम दोनों इस चार दीवारी में रहकर ऊब चुके हैं। हमें यहाँ से निकलकर बाकी की भी दुनिया देखनी चाहिए। लिटिल रोज, तुम्हें ये समझना होगा कि महल परिसर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें यही रहना होगा। उन दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक उनके सामने जादूगर कज़ाम आ गया। वो तो जादूगरनी रिहाना से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। रानी परी की दो सुंदर बच्चियों, तुम दुनिया देखना चाहती हो? चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगा। कौन हो तुम? इसके पहले हमने तुम्हें कहीं नहीं देखा। मैं हूँ जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। चलो, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर कज़ाम लिटिल रोज और सिल्क रोज दोनों को जादू से छोटा बनाकर दो छोटे से पिंजरों में लेकर वहां से उड़कर जादूगरनी रिहाना के पास पहुंच गया। जादूगरनी उन दोनों को देखकर खुशी से झूम उठी। कज़ाम, आज तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं कभी न कर सकी। जुड़वा बहनों पर मेरा जादू नहीं चल पाया था। रानी परी ने ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया था जिसे मैं कभी नहीं तोड़ पाई। मुझे रानी परी से बदला लेना था। मुझे भी रानी परी से बदला लेना है। अब हमें पूरे परी लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। यदि हम दोनों एक हो जाए तो पूरा परी लोक हमारे कब्जे में हो जाएगा। किंग हेनरी को तो मैंने पहले ही कैद कर रखा है। अब सिर्फ रानी परी को कैद करना बाकी रह गया है। नहीं नहीं, मेरे पिताश्री को आजाद कर दो। जादूगर, मेरे पिता को आजाद कर दो। आजाद कर दूं? इसके बाद किंग हेनरी कहेंगे कि मेरी बच्चियों को भी आजाद कर दो। मैं रानी परी को भी कैद कर लूंगा और सभी परियों को अपने कैद में रखूंगा।
जो मेरी बात मान जाएगी मैं उसे अपनी दासी बना लूंगा। इसके बाद परी लोक पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। मैं हूं जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। जादूगर कजाब, मेरा साथ देने का वादा करो। मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बाद में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। तुम्हारे बेटे से मैं अपनी बेटी की विवाह भी करवा दूंगी। रानी परी रोज बीना को जादूगर द्वारा अपने दोनों बेटियों के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है। वे बहुत डर जाती हैं। मुझे सबसे पहले किंग हेनरी को आजाद कराना होगा। उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वो उन शक्तियों से जादूगर कजाब को भी हरा सकते हैं। जब तक मेरे पास जादुई मोती है, मुझ पर कोई जादू असर नहीं कर पाएगा। इतने में जादूगर कजाम दोनों पिंजरों में सिल्क रोज और लिटिल रोज को लेकर रानी परी के सामने हाजिर हो गया। जादूगर ने रानी परी पर अपना जादू चलाया, लेकिन जादुई मोती के प्रभाव से कोई असर नहीं हुआ। मैं अभी रानी परी को कैद कर लूंगा, क्योंकि मैं हूं जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। इतने में रानी परी ने अपना जादू चलाया और जादूगर कजाम नीचे गिर पड़ा। रानी परी ने दौड़कर जादूगर की छड़ी अपने कब्जे में ले ली। मेरी छड़ी मुझे वापस कर दो, वरना मैं तबाही मचा दूंगा। राजमहल को जलाकर राख कर दूंगा। रानी परी, जादूगर की छड़ी उसे लौटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपने अंजाम के बारे में सोचो जादूगर। अब तुम हमारे कब्जे में आ चुके हो। किंग हेनरी और दोनों बच्चियों को जल्द से जल्द छोड़ दो, वरना अपने अंजाम के लिए तुम तैयार रहो। जादूगर ने तुरंत ही सिल्क रोज और लिटिल रोज को आजाद कर दिया। किंग हेनरी भी आजाद होकर सामने आ गए। किंग हेनरी ने अपनी शक्तियों से जादूगर और जादूगरनी को चूहा और चूहिया बनाकर एक पिंजरे में कैद कर लिया। अब हमें उन लोगों को छुड़ाना है जिन्हें जादूगर और जादूगरनी ने कैद करके रखा है। सिल्क रोज और लिटिल रोज, यहाँ आओ। ये लो, मैं तुम दोनों को मैं दिव्य मोतियों की माला दे रहा हूँ। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और इसकी मदद से तुम दूसरे लोगों को भी ठीक कर सकती हो। दुष्ट जादूगर और जादूगरनी ने बहुत से लोगों को कैद करके रखा है। तुम दोनों जाकर उन्हें आजाद कराओ। किंग हेनरी ने चूहे और चूहिया बने हुए जादूगर और जादूगरनी की तरफ देखा और उन्हें प्रश्न किया। जादूगर चूहा, अब तुम बताओ कि तुमने बाकी लोगों को कहाँ कैद करके रखा है। तुम्हारी जादुई छड़ी भी हमारे कब्जे में है, जल्दी से बताओ। मैंने बहुत सारे लोगों को विराट नगर के काली पहाड़ी की गुफा में कैद करके रखा है। उनमें 2 राजकुमार भी है। मेरी बच्चियों, तुम दोनों विराट नगर की काली पहाड़ी की गुफा में जाओ और उन सभी लोगों को आजाद कराओ। ठीक है पिताजी, हम दोनों जा रही हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम हमें याद रखना और अगर कोई भी परेशानी तुम्हें आए तो हमें याद करना। सिल्क रोज और लिटिल रोज वहाँ से उड़ती हुई काली पहाड़ी की गुफा की तरफ पहुँच गई। वहाँ उन्होंने सबको आजाद करा दिया। उन्हें 2 राजकुमार रॉबर्ट और फ्रांसिस भी मिल गए। आप लोगों ने हमें यहाँ आजाद करा के हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज सचमुच बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। प्यारी परियों, हम आपको हमारे राजमहल में ले जाना चाहते हैं। प्यारे राजकुमार, इस समय हमें परी लोक वापस जाना है। हम वादा करते हैं कि एक दिन आपके राजमहल जरूर आएंगे। इस समय हमें जाने दीजिए। दोनों परियां आकाश में उड़कर परी लोक पहुंच पड़ी। दोनों राजकुमार उन्हें देखते रह गए। बार की बात है, एक पुरानी झोपड़ी में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था।
वो रोज सुबह जंगल में बांस काटने जाता था। वो और उसकी पत्नी फिर उससे अलग अलग चीजें बनाते और उन्हें बाजार में बेचते थे। वो बहुत खुश होते अगर उनके यहाँ बच्चे होते, लेकिन उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। एक दिन बांस काटते समय उसे बांस का एक अजीब सा टुकड़ा दिखाई दिया, चमकदार चांद की तरह चमक रहा था। लकड़हारा बहुत जिज्ञासु था। उसने ध्यान से बांस को खोलने के लिए एक हल्का सा कट दिया और जब उसने काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कन्या है। अंदर एक छोटी सी लड़की थी जो अंगूठे जितनी बड़ी थी। वो सबसे सुंदर बच्ची थी। उसने तुरंत उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने लड़की को बांस से बाहर निकाला और बच्ची को अपनी हथेली में रख लिया और ध्यान से अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर धीरे से उसने अपनी हथेली खोली। ये चांद की तरह चमकती है, हमें इसका नाम चांदनी रखना चाहिए। ये तो बहुत छोटी है, कहीं से ठंड तो नहीं लग रही। मैं इसे कंबल उड़ा देती हूँ। पत्नी ने एक कंबल लिया और उसके अंदर चांदनी को लेटा दिया। जैसे ही उस पर चांद की रोशनी पड़ी, छोटी लड़की एक सामान्य आकार के बच्चे में बदल गई। दंपति ने एक दूसरे को देखा और वो चकित रह गए। हमारी नन्ही चांदनी मुट्ठी भर होने वाली है ना? अगली सुबह लकड़हारा फिर से बांस काटने के लिए जंगल में चला गया और एक बांस काटते समय उसके अंदर उसे सोने की अंगूठी मिली। लकड़हारे और उसकी पत्नी दोनों को तुरंत पता चल गया कि ये सब नन्ही चांदनी के सौभाग्य से ही उन्हें मिला है। तब से हर दिन लकड़हारा सोने की अंगूठी लेकर घर लौटता। जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक बड़ा सा घर बना लिया। महीनों बीतते गए और उनकी बेटी पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से बड़ी हो रही थी। थोड़े समय में ही चांदनी एक खूबसूरत युवती बन गई और दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। एक रात जैसे ही चांदनी सो गई, लकड़हारा अपनी पत्नी से चिंतित होकर बात करने लगा। मैं चिंतित हूँ, अब ये बड़ी हो गई है, लोग इसकी खूबसूरती के लिए कानाफूसी कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय, लेकिन हम हमेशा तो उसे नहीं रख सकते। एक दिन लकड़हारे ने अपनी बेटी से उसकी शादी के बारे में बात की। नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे दूर क्यों भेज रहे हैं? ओह, मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम कुछ लड़कों से मिलो और शादी करने पर विचार करो, ठीक है? चांदनी उसे ना नहीं कह सकी, लेकिन अगले ही दिन सम्राट चांदनी से शादी के प्रस्ताव के साथ वहाँ पर आ गया। आप सम्राट हमारे घर पधारे, हमारा सौभाग्य है। झुकना तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे बात करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। चांदनी, यहाँ पे आओ बेटा। जैसे ही चांदनी वहाँ आई, वो उसे देखकर स्तब्ध रह गया और उसकी सुंदरता पर मर मिटा। लेकिन चांदनी उसे कुछ कहना चाहती थी। मैं जानती हूँ, मैं जो चाहूंगी आप मुझे वो दे देंगे, इसलिए मैं केवल आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। मेरी बात का आदर रखेंगे? मैं शादी नहीं करना चाहती। आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है, लेकिन क्या मैं बदले में कुछ मांग सकता हूँ? क्या मुझे आपका दोस्त बनने का सम्मान मिल सकता है? सम्राट और चांदनी दोनों मित्र बन गए और वो बातें भी करते। किसी की भी उसे प्रस्ताव देने की हिम्मत ना होती, क्योंकि सम्राट स्वयं उसे प्रस्ताव दे चुके थे। एक रात जैसे ही लकड़हारा अपने कमरे में आया, उसने देखा चांदनी खिड़की के पास बैठी है और वो चांद को देख रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? हर रात को मैं एक ही सपना देखती हूँ पिताजी। और वो क्या है? मैं देखती हूँ मुझे चांद के पास ले जाया जा रहा है, चांद के लोगों द्वारा। और कल रात मुझे एक आवाज सुनाई दी कि वो दिन आ गया। इस माह के 15वें दिनांक को वो आकर मुझे ले जाएंगे। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लकड़हारे ने चांद की तरफ देखा। उसने पहली बार देखा, उसे लगा जैसे चांद बदरंग हो गया और जैसे उसकी चमक किसी ने छीन ली हो। उसने दूसरे ही पल सम्राट को संदेशा भेजा और उनसे मदद के लिए कहा। सम्राट ने शपथ ली कि उसकी चांदनी को उससे कोई नहीं छीन सकता।
15वां दिन आ गया। चांदनी के घर को 2000 सिपाहियों के द्वारा घेर लिया गया, जो अपनी तीर कमान के साथ तैयार थे। सम्राट ने स्वयं अपनी तलवार खींची और घर के सामने खड़ा हो गया। लकड़हारा चांदनी को तहखाने में ले गया। बाहर चांद से एक सुंदर बांसुरी की धुन निकलती सुनाई दी। तभी सिपाहियों ने ऊपर देखा और एक सुंदर गाड़ी को नीचे तैरते हुए देखा, जो परियों से घिरी हुई थी। वहाँ बांसुरी बज रही थी। अचानक चांदनी को जमीन से ऊपर तहखाने से परियों और उसकी गाड़ी की ओर से ऊपर उठा लिया गया। लकड़हारा और उसकी पत्नी पीछे दौड़े, लेकिन हवा में वो उस तक नहीं पहुंच सके। जब परियों ने चांदनी को छुआ तो उसकी पोशाक एक लंबी सफेद गाउन में बदल गई। उसने आंखें खोली और प्यार से मुस्कुरा दी। उसका डर अब समाप्त हो चुका था। वो अपने माता पिता के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। पिताजी, आपने मेरी बहुत अच्छी देखरेख की, लेकिन मुझे अब अपने लोगों के पास लौटना होगा, चांद को रोशनी देने के लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? चांद धुंधला है क्योंकि मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। मैं चांदनी हूँ। मेरे बिना चांद अधूरा है। मैं एक दिन भटक गई और भूल गई जब मैंने धरती पर पैर रखा था। भ्रमित और थकी हुई मैं बांस में बैठ गई जहाँ से आपने मुझे पाया। तो क्या तुम्हें अभी जाना है? क्या तुम हमें याद नहीं करोगी? माँ, मैं हर रात आपसे मिलने आऊंगी। उस समय जब आप मुझे नहीं देखेंगे, आकाश में कोई चंद्रमा भी नहीं होगा। चांदनी उनकी गाड़ी में बैठ गई और परियों ने उसे चांद तक पहुंचा दिया। लकड़हारे ने अपने आंसू पोंछे और उसने चांदनी के लौटने का इंतजार करा। निश्चित रूप से वो हर रात पूर्णिमा के प्रकाश के रूप में लौटती थी। चांद अपनी पूरी रोशनी से चमका। लकड़हारे ने अपना बड़ा घर बेच दिया और वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में वापस आ गया, जिसकी छत में छेद थे, और यही हर रात उसकी चांदनी को उनके घर में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका था। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपना शेष जीवन शांति से बिताया और बस वो चांदनी को देखा करते। कहानी खत्म हुई। इस दुनिया में कहीं दूर जगह पर कैरेन नाम की प्यारी सी छोटी लड़की रहती थी। वो एक खुश मिजाज लड़की थी जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका इंटरेस्ट जिस चीज में होता वो हर उस चीज के बारे में पूछती। आसमान में ये छोटी छोटी रोशनियाँ क्या है माँ? कैरेन, वो तारे हैं बेटा। हर कोई जो धरती पर रहता है वो आखिरकार तारा बन जाता है और आसमान में हमेशा के लिए चमकता है। कैरेन के पास बस एक ही खिलौना था, एक ही कपड़ा था और बाहर जाने के लिए बस एक जोड़ी लकड़ी के स्लीपर्स थे। उसकी माँ ने उसके लकड़ी के स्लीपर्स सजाए थे, फिर भी वो कुछ खास नहीं दिखते थे, लेकिन फिर भी उसके पास वही एक जोड़ी थी। कैरेन की माँ एक दिन बहुत बीमार हो गई। तब कैरेन उसकी माँ के लिए दवा लाने के लिए शहर गई। उसे जाते समय रास्ते के किनारे एक बक्से में लाल जूतों की एक जोड़ी मिली। वो इतने चमकदार थे कि कैरेन उन्हें अपने साथ घर ले जाने से रोक नहीं पाई। माँ, देखो ना, मुझे ये रास्ते के किनारे पर मिले। ये सुंदर है ना? मेरे लिए परफेक्ट है। कैरेन, ये किसी और के हो सकते हैं बेटा। तुम्हें ये अभी वापस करने होंगे। अगर इनका कोई ओनर होता तो इन्हें बॉक्स के साथ वहाँ छोड़कर नहीं जाता। शायद ओनर से गलती से वहाँ गिर गए होंगे। इन्हें गिराना नहीं चाहिए था ना। ये अब मुझे मिले हैं तो मेरे हैं, पूरी तरह से मेरे। बेटी, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। शायद अभी मैं तुम्हारे लिए जूतों की नई जोड़ी नहीं खरीद सकती। बस इसी वजह से तुम किसी और की जूते पहनो, ये अच्छा नहीं लग रहा। देखो, अड़ियलपना मत करो। वादा करो ये लाल जूते तुम नहीं पहनोगी। अपनी इच्छा के विरुद्ध कैरेन ने अपनी माँ से लाल जूते ना पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बेड के अंदर रख दिया। समय बीत रहा था, लेकिन कैरेन के जहन से लाल जूते जा ही नहीं रहे थे। माँ समझ नहीं रही है, इतने सुंदर जूते अगर रास्ते पर छोड़े गए हैं तो शायद इनकी जरूरत किसी को होगी ही नहीं। हफ्ते भर बाद बीमारी की वजह से कैरेन की माँ गुजर गई। कैरेन का दिल टूट गया,
लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो रोज से अलग था। दूसरे दिन उसने अपनी माँ के अंतिम संस्कार में वो लाल जूते पहने। जो लोग अंतिम संस्कार में आए थे वो कैरन के जूतों से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। वो लाल जूते कैसे पहन सकती ये है, बहुत ही अपमानजनक है। और वो भी अंतिम संस्कार में। तो दूसरी तरफ कैरन का इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो अपने लाल जूतों में ही खोई हुई थी। एक दयालु बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से जा रही थी। उसने देखा कि ये छोटी बच्ची अनाथ हो गई है और इसलिए उसने बच्ची को गोद लेने की सोची। ओ बेचारी बच्ची, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगी और साथ ही अच्छा खाना भी दूंगी। तुम्हें अपना नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओह, ये तुम्हारे पैरों में क्या चीज है? इन्हें तुम्हें अपनी माँ के अंतिम संस्कार में पहनने के लिए क्यों चुना? ये अजीब लग रहे हैं, उतारो इन्हें। नहीं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये मेरे जूते हैं। ओ मेरी बच्ची, ऐसे अड़ियल मत बनो, मैं तुम्हें जूतों की अच्छी जोड़ी दिलवा दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने कैरन को अपने लाल जूते उतारने के लिए मजबूर किया। अपने लाल जूतों को गुड बाय कहते हुए कैरन का दिल फिर से टूट गया। बूढ़ी औरत के कोई बच्चे नहीं थे। वो कैरन को ऐसे लाड प्यार करती जैसे कि वो उसी की बेटी हो। उसने कैरन को घर दिया, पहनने के लिए नए कपड़े दिए और उस बूढ़ी औरत ने उसे नए जूते भी दिलाए। लेकिन कैरन को वो जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये तो नीले हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। कई सालों तक कैरन अपने लाल जूते मिस करती रही। वो अब एक सुंदर जवान लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसका अड़ियलपना बिल्कुल नहीं बदला था। तब भी जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती थी, मुझे ये नहीं पहनना, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, मैं ये कभी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ फ्राइज बनाओ, कम से कम एक बार चखो मेरी बच्ची। अपना खाना खत्म करने से पहले ही कैरन टेबल से उठ गई, जिससे बूढ़ी औरत परेशान हो गई। उसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज तैयार किए और कमरे में जाकर दे आई। उसी समय कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखा देखा आपने, मेरे पास जितना है वो सब छोटा हो चुका है, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं बेटी, चलो नए कपड़े और जूतों की खरीदारी के लिए चलते हैं। बूढ़ी औरत और कैरन खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। वो देखो ना, बिल्कुल मेरे लाल जूतों जैसे जूते हैं, मुझे यही लेने हैं, चलो ना ले लेते हैं। कैरन, तुम्हें इतने महंगे जूते पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे जूते पहनने चाहिए जो भद्दे ना दिखे और किसी के अंतिम संस्कार पर भी पहन सको। मेरे पास बस एक जोड़ी जूते खरीदने के ही पैसे हैं। चलो काले जूते खरीदते हैं और घर चलते हैं। मैं थक गई हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने दोनों जूते नहीं खरीदे तो मैं नंगे पैर ही चलूंगी। तुम इतनी अड़ियल ना होती तो कितना अच्छा होता मेरी बच्ची। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और बचे हुए पैसों से उसने चमकदार लाल जूते भी खरीदे। उन्हें चलकर घर वापस आना पड़ा। बूढ़ी औरत को चलने में काफी तकलीफ हो रही थी और वो कैरन के कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी। लेकिन कैरन ने फिक्र नहीं की, उसने अपने लाल जूते लिए और घर की ओर चलने लगी। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन को बताया कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ेगा। कैरन, तुम काले जूते ही पहनना, वरना लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करेंगे। लाल जूते देखने से पहले कैरन ने अपने कमरे में काले जूते देखे। आखिर उसने लाल जूते पहनना तय किया। जब वो घर से बाहर निकले तब उसने लाल जूतों को अपनी स्कर्ट में छुपा दिया ताकि बूढ़ी औरत उन्हें देख ना पाए। फिर भी अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के लाल जूते देख लिए जो उसने स्कर्ट के नीचे छुपाने की कोशिश की थी। अंतिम संस्कार के समय लोग कैरन के जूतों के बारे में आपस में बात करने लगे कि वो कितने अजीब लग रहे हैं। बूढ़ी औरत ने जब ये बातें सुनी तब उसे गुस्सा आया। मैं जो बोलती हूँ उस पर तुम ध्यान क्यों नहीं देती? तुमने फिर से अपने लाल जूते पहन लिए। कैरन, तुम बहुत अड़ियल हो।
थोड़ी तो तमीज दिखाओ। उसने कैरन का हाथ अपने हाथ में लिया और अंतिम संस्कार से निकल आई। वहीं से गुजरने वाले बूढ़े सैनिक ने ये सारी घटना देख ली। जैसे ही कैरन और बूढ़ी औरत गाड़ी के पास गए, ये सैनिक वहां पहुंच गया और घुटनों के बल बैठकर कैरन की जूतों से बात करने लगा। अड़ियल बने रहो, बिल्कुल अपने मालिक की तरह, और डांस करते समय चिपक के रहो। फिर सैनिक ने कैरन के पैरों को झटका दिया। अरे सर, प्लीज खड़े हो जाइए, आप क्या कर रहे हैं? ओह, मैं बस तुम्हारे प्यारे लाल डांसिंग जूते देख रहा था। तुम जरूर बेहतरीन डांसर होगी। कैरन बहुत खुश हुई। वो सैनिक को इम्प्रेस करना चाहती थी कि वो एक बेहतरीन डांसर है। उसने बूढ़ी औरत के साथ गाड़ी में बैठने से पहले डांस करना शुरू किया, लेकिन ओह अरे रे, मैं डांस रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरे पैर रुक क्यों नहीं रहे हैं? ये मुझे क्या हो रहा है? कैरन, तुम क्या कर रही हो? वापस यहाँ आओ। फिर भी कैरन गाड़ी के काफी आगे निकल चुकी थी। लाल जूते उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। वो उसे जंगल तक लेकर गए, वो उसे पहाड़ों में भी ले गए और वो डांस और बस डांस ही किए जा रहे थे। कैरन के पैर अब दर्द हो रहे थे। उसकी पीठ डांस करने से दर्द हो रही थी। वो ना खा पा रही थी और ना सो पा रही थी। उसे उसके घर की और बिस्तर की याद आने लगी और बूढ़ी औरत की भी याद आने लगी। लेकिन जूते रुक ही नहीं रहे थे। वो दिन रात लगातार डांस ही कर रही थी। प्लीज मेरी मदद करो, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कैरन बहुत डर गई। जब जूते कांटेदार झाड़ियों में कैरन को ले गए, उसके पैर बुरी तरह से घायल हो गए। अंत में कैरन किसी तरह वो लाल जूते उतारने में कामयाब हो गई। अब जूते उसके पैर में नहीं थे, फिर भी वो डांस कर रहे थे। कैरन के पैर अब जख्मी हो गए थे। वो लाठी की मदद के बिना खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मुझे घर जाना है। कैरन किसी तरह घर पहुंची और डांसिंग लाल जूते उसके पीछे आ गए। कैरन को देखकर बूढ़ी औरत खुश हुई। उसने उसे खाना खिलाया और उसे रेस्ट कराया। दूसरे दिन कैरन को मार्केट जाना था। फिर भी जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि लाल जूते पहली सीढ़ी पर ही बैठे थे। वो अब भी डांस कर रहे थे और कैरन को बाहर जाने से रोक रहे थे। कैरन और बूढ़ी औरत इन डांसिंग शूज को देखकर चौंक गए। कैरन को समझ में आया कि ये सारी उसकी गलती है। मुझे जिंदगी भर अड़ियलपना नहीं करना चाहिए था। मैं बिल्कुल मेरे लाल जूतों की ही तरह अड़ियल थी। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, ना मार्केट जा सकती, ना कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, तुम इन जादुई जूतों को जाने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती? अगर तुम्हें अपने बर्ताव का सच में पछतावा है तो तुम्हारी प्रार्थना मान ली जाएगी। कैरन ने पूरा दिन और पूरी रात प्रार्थना शुरू की। उसने अपनी आंखें खोली और ये देखकर चौंक गई कि शहर का वही सैनिक उसके सामने खड़ा था। बच्ची, मुझे खुशी है कि तुमने अपना सबक सीख लिया। तुम्हें अपने अड़ियलपन का पछतावा हुआ, वैसे ही जूतों को भी हुआ है। ऐसा कहते ही सैनिक और लाल जूते वहां से गायब हो गए। कैरन और बूढ़ी औरत को अब थोड़ी सी शांति महसूस हुई। कैरन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और फिर कभी लाल जूतों को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया। समाप्त। सालों पहले परी लोक की प्यारी दुनिया में नीली आंखों वाली एक सोनम नाम की परी रहती थी। वो हमेशा अपनी सहेली मित्रा परी के साथ पृथ्वी लोक पर आती रहती थी। एक दिन सवेरे वो अपनी मित्रा परी के पास पहुंच गई। मित्रा, काफी दिन हो गए पृथ्वी लोक गए हुए, चलो आज सैर कराते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं भी तैयार हूँ। पृथ्वी के नज़ारे देखने का मजा ही कुछ और है। दोनों परियां साथ में धरती लोक की ओर उड़ने लगती है। उन्हें आसमान से बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है।
बादलों के पास से उड़ते हुए उन्हें धरती के सारे नज़ारे बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। मित्रा, इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। वो झरना देखो, उसमें तो नहाने का आनंद ही कुछ और होगा। नहाना छोड़ो, पहले तो मैं इस मीठे पानी का स्वाद लेना चाहती हूँ। चलो। दोनों परियां झरने का पानी पीकर जैसे ही उड़ती है, उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जो झरने का पानी पी रहा होता है। वहीं पास से एक सुंदर राजकुमार उनकी तरफ आ रहा होता है। आप दोनों सुंदर परियां पृथ्वी लोक पर हमारी मेहमान हैं। मैं तो एक शिकार की तलाश में बहुत दूर ही निकल आया हूँ। मुझे भूख और प्यास दोनों लगी थी, तो ये झरना देखा और सोचा अपनी और अपने घोड़े मूर्ति की प्यास तो बुझा लूं। मेरा नाम सिद्धार्थ है। क्या मैं आप दोनों का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम सोनम है और ये मेरी प्यारी सहेली मित्रा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जीवन में पहली बार परियों से मुलाकात हो रही है। वो बहुत ही प्यार से सोनम परी को निहार रहा था और दूसरी तरफ सोनम परी भी उसे निहार रही थी। चलिए कुछ खा लिया जाए। इस घने जंगल में आपको खाने के लिए क्या मिलेगा? चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने घर में आपको कई तरह के पकवान खिलाऊंगा। भोजन के लिए इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता? इतने में सोनम परी अपना हाथ घुमाकर अपनी जादुई छड़ी से अलग अलग तरह के पकवान को प्रकट कर देती है। यहाँ तक कि राजकुमार के घोड़े के लिए भी भोजन प्रकट हो जाता है। राजकुमार ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो तीनों साथ में बैठकर भोजन करने लगते हैं। आपने सही कहा था, ऐसा भोजन तो मैंने राजमहल में भी नहीं किया। आप दोनों भी एक दिन मेरी मेहमान नवाजी को स्वीकार जरूर कीजिएगा। राजकुमार, आपके निवेदन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ ही देर में सूरज ढल जाएगा और सूर्यास्त के बाद हम पृथ्वी लोक पर नहीं रहना चाहते। हम किसी दिन जरूर आएंगे। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा। दोनों परियां आकाश में उड़ जाती है। राजकुमार देखता ही रह जाता है। एक दुष्ट जादूगरनी शीना दूर से राजकुमार को देख रही होती है। वो राजकुमार की सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रभावित हो जाती है और वो एक सुंदर स्त्री का बेस बनाकर राजकुमार के सामने प्रकट हो जाती है। राजकुमार, मेरा नाम सीना है। आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे संग चलो, मैं आपको स्वर्ग की सैर करवाऊंगी। मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे राजमहल जाना है। राजकुमार, आप मुझे बहुत प्यारे लगे। मेरे साथ रहोगे तो आपको जिंदगी भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हें पलकों पे बिठाऊंगी। क्षमा कीजिए, मुझे जल्दी ही जाना होगा। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा तेजी से आगे निकल गया। जादूगरनी हाथ मलते रह गई। राजकुमार, तुम मेरी अभी तक हकीकत नहीं जानते हो। तुम्हें मैं एक दिन अपना बना कर रहूंगी। कई दिन बीत जाते हैं और राजकुमार को सोनम परी का इंतजार हो रहा था, लेकिन वो नहीं आती है। राजकुमार उसी घोड़े पर बैठकर झरने के पास निकल जाते हैं। अचानक सोनम परी वहां एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आकर प्रकट हो जाती है। राजकुमार उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। मैं जानती हूँ राजकुमार, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। सोनम, तुम्हारे पंख कहाँ गए? मैं राजकुमारी बनकर आई हूँ। तुम्हारी आंखें नीली क्यों नहीं है? क्या तुम्हें नीली आंखें ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे नीली आंखें बहुत पसंद है और वो भी सोनम परी की नीली आंखें मुझे बहुत पसंद है। क्या मतलब? तुम मेरी सोनम परी नहीं हो, तुम जादूगरनी सीना हो। मुझसे विवाह करो। कभी नहीं। जादूगरनी शीना ये जान जाती है कि राजकुमार उसे पसंद नहीं करता और वो गुस्सा हो जाती है। जाओ, तुम यूनिकॉर्न बन जाओ, चारों तरफ भटकते रहो। राजकुमार यूनिकॉर्न बन जाता है और जादूगरनी वहां से चली जाती है। इतने में सोनम परी आसमान से उड़कर वहां आ जाती है और यूनिकॉर्न दौड़कर सोनम परी के पास जाता है और उसका हाथ चाटने लगता है। सोनम परी भी उसे प्यार करती है। आपने मुझे पहचान लिया? मन की आंखों से। आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो। आपको यूनिकॉर्न किसने बनाया? एक दुष्ट जादूगरनी सीना ने। जब मैं उसका नहीं बना तो उसने मुझे यूनिकॉर्न बना दिया। हे राजकुमार, मैं रानी परी से कहकर आपको फिर से राजकुमार बना दूंगी।
सोनम परी आकाश में उड़कर रानी परी के पास पहुंच गई और उनसे एक चमत्कारी मोती लेकर यूनिकॉर्न के पास वापस आ गई। उसने मोती के चमत्कार से यूनिकॉर्न को फिर से राजकुमार में बदल दिया। दोनों बहुत खुश हुए और अचानक जादूगरनी वहां प्रकट हुई। हाँ, तुम राजकुमार बन गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सोनम परी को देखने लायक भी नहीं बचोगे, अंधे हो जाओ। राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राजकुमार चिंता मत करो, मैं अपने आंखों की रोशनी देकर तुम्हारी जिंदगी रोशन कर दूंगी। नहीं नहीं सोनम परी, ऐसा मत करो। मैं अंधा हो गया तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। रानी परी वहां प्रकट हो जाती है और अपने जादुई चमत्कार से जादूगरनी को कैद कर लेती है और उसका सारा जादू नष्ट कर देती है। जादूगरनी प्यार छीनने का नाम नहीं है, बल्कि प्यार और समर्पण का दूसरा नाम है। सोनम परी और राजकुमार, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और सच्चा प्यार करते हो। सच्चे प्यार को कोई हरा नहीं सकता। ये लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन जी सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार सिद्धार्थ की शादी सोनम परी के साथ हो जाती है और वो दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। बात है बहुत पहले, एक घने जंगल में प्रकृति माँ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। चारों ओर उसके रंग खेल रहे थे। हरा रंग और नीला रंग चिल्लाने लगा, ये सच नहीं है। हाँ, यही सच है। प्रकृति माँ उठकर खड़ी होती है और कोमल स्वर में उनसे कहती है, तुम दोनों को क्या परेशानी है बेटा? नीला रंग और हरा रंग उसके पास जाता है। उसने कहा कि वो सबसे महत्वपूर्ण रंग है। ये सच नहीं है, क्योंकि वो मैं हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। तुमने ये क्यों कहा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे महत्वपूर्ण रंग हो? ओहो प्रकृति माँ, मैंने तुमसे प्रश्न पूछा है, क्यों हरा रंग बताओ? क्योंकि मैं जीवन की आशा की निशानी हूँ। और तुम देखो प्रकृति माँ, तुम्हारी पोशाक भी तो हरी है। देखते ही देखते सारे रंग चीखने लगते हैं। अपनी चारों तरफ देखो, चलो देखो, घास को, पेड़ को देखो। मेरे बिना सारे जानवर मर जाते, इसीलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण रंग हूँ। तुम सभी महत्वपूर्ण हो और उपयोगी हो। आप ठीक कह रही हैं। इसके अलावा तुम केवल पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हो। तुम आकाश में कौन सा रंग देखते हो? क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? आकाश, अंतरिक्ष शांति देता है। मेरी शांति के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। और प्रकृति माँ को देखो, उनकी आंखें भी नीली हैं। अभी यहाँ सब मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है। हाँ, यही तो है। तुम सब बहुत सुने सुने हो। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। इसीलिए मैं इस दुनिया में हंसी और खुशी लाता हूँ। मेरे बिना कोई मजा नहीं होगा। और तुम सबको गर्मी कौन देगा? सूरज, और सूरज पीला है। हाँ, और मैं प्रकृति माँ को भूल गया। आपके झुमके भी तो कितने पीले रंग के हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन इन सब के बारे में आपको लड़ना नहीं चाहिए। तुम सब इस दुनिया के रंग हो। क्षमा करे प्रकृति माँ, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बातचीत से दूर रहो। ओहो, तुम कौन हो? मुझे नहीं पता था कि तुम भी थे यहाँ। उसे अपनी बात कहने दो। मैं स्वास्थ्य और शक्ति का रंग हूँ। मैं सबसे महत्वपूर्ण विटामिन लेकर आता हूँ। गाजर, कद्दू, संतरा, आम और पपीते। तुम बहुत उबाऊ हो।
हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं हर समय घूमता नहीं हूँ। जब मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश को अपने रंग से भर देता हूँ तो मेरी सुंदरता इतनी आकर्षक होती है। और माँ प्रकृति को देखो, आपने अपने गालों पर जो नारंगी रंग पहना हुआ है वो आपको बहुत सुंदर बनाता है। तो तुम सभी को पसंद आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं सबसे सुंदर रंग हूँ। अरे मैं इससे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सबको क्या हो गया है? यहाँ पर मैं हूँ, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ लाल, मुझे माफ करें, लेकिन मैं नहीं चुप रह सकता। देखो मुझे खून लाल है, जीवन का खून। मैं खतरे और बहादुरी का रंग हूँ। मैं हर कारण के लिए लड़ने को तैयार हूँ। मैं खून में आग लाता हूँ। प्रकृति माँ, आपके होंठ भी तो लाल हैं। मैं जुनून और प्यार का रंग हूँ। एक बात बोलूं क्या? हाँ जरूर, आगे बढ़ो। हाँ लेकिन छोटी बात कहना। मैं सत्ता और शक्ति का रंग हूँ। राजाओं, सरदारों और धर्माध्यक्षों ने हमेशा मुझे चुना है। आपको चुना? क्या कह रहे हो? मैं अधिकार और ज्ञान की निशानी हूँ। मुझसे लोग सवाल नहीं करते हैं, वो मेरी सुनते हैं और मानते हैं। बिल्कुल जैसा कि हम। तुम सभी का अपमान हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो? मैं नहीं प्रकृति माँ, मैं मौन का रंग हूँ। अगर तुम चुप्पी के रंग हो तो सुनो, तुम चुप ही रहो। हाँ ये अच्छा था। मुझे पता है कि शायद ही मुझे किसी ने देखा हो, लेकिन मेरे बिना आप सब सतही हो जाते हैं। मैं विचार और प्रतिबिंब, गोधुली और गहरे पानी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आपको संतुलन और विपरीतता के लिए, प्रार्थना और आंतरिक शांति के लिए। तुम गलत हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आप मतलबी हो, चले जाओ यहाँ से। प्रकृति माँ आकाश की ओर देखती है और हाथ उठाती है। अब बारी तुम्हारी है और उन्हें कृपया कर समझाएं। अब ये आपकी बारी आई है। गर्जना होती है, बारिश जंगल में प्रवेश करती है। रंग डर के मारे छुप जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तुम सब कितने मूर्ख हो, आपस में लड़ रहे हो, हावी होने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम सब नहीं जानते? तुम में से प्रत्येक एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था, अद्वितीय और अलग। हमें खेद है। अब तुम सब एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ डालो, मेरे पास आ जाओ। अब से जब बारिश होगी, आप में से हर एक आकाश में एक प्यारे रंग के साथ फैल जाएगा और आप सभी शांति से रह सकते हैं। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष कल के लिए आशा का प्रतीक है और इसलिए जब भी बारिश पृथ्वी को धोती है और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो ये सभी मनुष्यों को प्रेम, शांति, खुशी, शक्ति, प्रेम, ज्ञान की याद दिलाएगा। लोग हमेशा आपके बारे में सोचेंगे। आप उन्हें एक दूसरे की सराहना करने की याद दिलाएंगे। इसीलिए आप सभी रंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहानी समाप्त हुई।